नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री। एक तस्वर, मेरी वफात के बाद मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी। जब मेरी वफात हुई, इस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। मेरी बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबीती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी इसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन न करने दिया। इसका मियाँ बेहद मसरूफ़ और बच्चों की वजह से खुद इसका आना बहुत मुश्किल था। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क मुकीम थे। परेशान करने की कोई तुक न थी। मेरी बीवी घर पर थे। एक मुलाजिम शाम डले अपने घर चला जाता। असर डलने लगी तो मुझे महसूस हुआ नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा भी कुछ हुआ तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। इसके गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत करीब जा पहुंचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैंने देखा। एक लम्हे के लिए इस पर सकता तारी हुआ और फिर दाड़े मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी, मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ साहब की पहली फ्लाइट से पहुंच गए थे। तीनों बेटे बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द आते तो 2 दिन लग जाते। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननिहाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो स्लेपें रखी गई, मिट्टी इनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इस कैफियत में सवालों जवाब का सेशन शुरू हुआ। यह कैफियत खत्म हुई, महसूस हो रहा था चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 वर्ष हो चुके हैं, तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत में छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानब चला जा रहा था। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब की बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैंने ठटक गया। मेरे नाम की तहती गायब थी। पोरिश में गाड़ी भी नहीं थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताजा मॉडल की खरीदी थी। दचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थीं, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी। दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें गायब थी।
ना अलमारियाँ, राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, अला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थीं, बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ ना था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छुपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वाला साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सामने वाली पूरी दीवार पर जो खूबसूरत 15,000 रुपये से लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पसमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसी और इस लॉन्च बाएं बाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया, मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लॉन्च में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने इसे देखा। 5 वर्षों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूंगा कि घुटनों का दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दुआएं बाकायदगी से मैसर आ रही थी या नहीं। मैं इसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं बोल सकता था, ना वो मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू में मैं समझा कि बच्चे इसको मकान फरोख्त करने का कह रहे हैं। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी, बच्चे बाजिद थे, हमारे पास रहेंगे। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था। एक छोटी आल्टो ही काफी होगी। इतने में मुलाजम लॉन्च में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब अधेड़ उम्र लग रहा था। मैं इसका लिबास देखकर ठठक गया। इसने मेरी कमीज, ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी, पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदा था। अच्छा तो मेरे बेशबहा मबलूसात मुलाजमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गैब रहकर सब कुछ देखता रहा। एक एक बेटी के घर जाकर इनकी बातें सुनी। कभी कभार अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का तज़किरा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा ये बांस की मेज कुर्सी नाना अब्बू लाए थे ना जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कर देना। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमात और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र न सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गजल का ट्रेंड सेटर कहते थे, जैसे भूल ही चुके थे। अब इनके मुलाजिमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थी। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी हुई थी। कतबा परिंदों की बीठों से हटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, जरा भी नहीं। बीवी याद कर लेती है, ताहम बच्चे, पोते, नवासे, पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और अदारों का मैं सरबराह रहा था, वहां नामों वाले पुराने बोर्ड हट चुके थे। दुनिया रवां दवां थी, कहीं भी मेरी जरूरत न थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, माशरती और इक्तसादी तब्दीलियां तेजी से आ रही थी और आए जा रही थी। हवाई जहाज़ों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही नहीं जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फरिश्तों से अल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम न कहा जाता।
बच्चे परेशान हो जाते। इनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश कहीं नहीं थी। हो सकता था बीवी भी कह दे वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया। मकान बिक चुका था, मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती, दो को अब वो कहाँ संभाले फिरेंगे। दोस्त तो थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाओ के मराहल तय कर रहे थे। मैं वापिस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पुविंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्तों से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। इसकी बात बहुत मुख्तसर और जामे थी। हर इंसान यही समझता है कि इसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी बरा नहीं जाएगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो कभी ही पैदा नहीं होता। हमारे दिमागों में भी यही सोच है कि घर पर कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया के घर की बच्चों की ज़रूरतें और सारे काम काज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं न रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। बस लौट आओ अपने रब की तरफ जो बेहद मेहरबान और रहीम और करीम है।